दोस्तों, आज अपन वेट वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वेटनरी सर्जरी की क्लासों को कंटिन्यू करते हुए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, जो नी संक्रमण या स्टरलाइजेशन के बारे में इसका डिटेल से अपन पूरा स्टडी करेंगे। और नी संक्रमण की स्टरलाइजेशन की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों, आपको पहली क्लास में बताया था कि कोई भी जो सर्जरी का जो कंसेप्ट अपने पढ़े थे, सर्जरी के जो प्रिंसिपल्स अपने पढ़े थे, उसमें पहला ही पॉइंट जो था वो था कि एसेप्सिस, मतलब जो भी सर्जरी अपन करेंगे तो हम सर्जरी करने के लिए अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास का एनवायरनमेंट, एनिमल की सरफेस और अपने जो इंस्ट्रूमेंट और उसमें काम आने वाले जो भी, चाहे ड्रैप्स हो, चाहे ग्लव्स हो, चाहे सिरिंज हो, चाहे निडल हो, जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होने चाहिए। उससे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन एनिमल के चीरा लगाते टाइम एनिमल में नहीं जाना चाहिए। अगर अपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो गंदे रहेंगे और अगर उसके ऊपर इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि प्रेजेंट रहेंगे तो वो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन एनिमल की बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं, जिससे अपने एनिमल को अपन एक तरह से और ज्यादा अपन प्रॉब्लम दे दे पाएंगे। तो इसलिए अपन अपना उद्देश्य ये है कि अपनी जो सर्जरी हो और अपने जो इंस्ट्रूमेंट है ये सारे के सारे बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन के अंदर रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट के अंदर अपना काम हो। तो उसी के लिए ये अपने इसका अध्ययन किया जाएगा, स्टरलाइजेशन, नी संक्रमण। नी संक्रमण जो टर्म है एक ब्रॉड टर्म है और इसका बिल्कुल गहरा गहरा और बिल्कुल डिफाइन जो है, माइनर डिफाइन, इसके अंदर इसकी आपकी डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी कि इसमें सभी प्रकार के, पहली चीज है इसमें सभी प्रकार के जीवित सूक्ष्म जीवों तथा उनकी स्पोर, इसमें ये देखिए स्पोर वर्ड भी आ रहा है यहां पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साथ में उसके स्पोर, इनका कंप्लीट रिमूवल, मतलब पूरी तरह से नष्ट होना, पूरी तरह से नष्ट कर देना दोस्तों, उस कंडीशन को कहेंगे अपन नी संक्रमण, स्टरलाइजेशन। पूरी तरह से खत्म कर देना किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और उनके जो अगर कोई स्पोर भी है, स्पोर एक ऐसी कंडीशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो काफी रेजिस्टेंट होती है, उसके ऊपर केमिकल्स का या इन्वायरमेंटल एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्पोर जो है उसको खत्म करना है बहुत ही टेढ़ा काम होता है। तो स्टरलाइजेशन वर्ड जो है, एक टर्मिनोलॉजी जो है, इसके अंदर आपका स्पोर भी खत्म हो जाना चाहिए, कंप्लीट तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर दोनों पूरी तरह से नष्ट हो जाने चाहिए। ध्यान रखेंगे पूरी तरह से नष्ट हो जाने चाहिए। कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो चाहे नॉन पैथोलॉजिकल हो, सभी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर पूरी तरह से नष्ट हो जाने चाहिए। ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं नी संक्रमण या स्टरलाइजेशन। दोस्तों दूसरी अपने टर्म है एसेप्सिस। एसेप्सिस जो होता है संक्रमण रहित स्थिति बनाना। सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन होना या संक्रमण होना, और एसेप्सिस का मतलब हो गया डायरेक्ट डायरेक्ट, एसेप्सिस मतलब माइक्रो फ्री, संक्रमण रहित कंडीशन बनाना, उसको बोलते हैं अपन एसेप्सिस। फिर आती है अपना डिसइंफेक्शन। तो दोस्तों डिसंक्रमण, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन जो है कभी भी मोस्टली आप कोई भी केमिकल्स या काफी अगर अपन जो भी तरीका अपनाए डिसंक्रमण का, तो उसमें आप मोस्टली आप देखोगे कि बिल्कुल कंप्लीट रिमूवल अपन नहीं कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो कितना कितना डैमेज अपन या कितना कितना अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया, उस आधार पर ये डेफिनेशन है कि डिसइंफेक्शन में और निसंक्रमण में क्या अंतर है। तो डिसइंफेक्शन जो होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा कि सूक्ष्म जीवों की संख्या न्यूनतम कर देगा। देखिए यहां पर जो था, पहली चीज तो ये थी कि यहां पर तो बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर दिया, जबकि इस डिसइंफेक्शन के अंदर क्या होगा कि कंप्लीट खत्म नहीं होगा, वहां पर थोड़े बहुत बच जाएंगे, लेकिन न्यूनतम स्तर पर लेकर के आ जाएगा। दूसरी चीज ये जो है वो निर्जीव सतह के ऊपर काम में करेगा, निर्जीव सतह के ऊपर। जैसे आपकी जो ऑपरेशन की जो टेबल जो है उसको साफ करना, ऑपरेशन का जो रूम है उसकी सरफेस को साफ करने के लिए जो केमिकल्स जो हैं वो जो काम में आएंगे, उस उन केमिकल वो हो जाएंगे डिसइंफेक्टेंट। और वो डिसइंफेक्टेंट तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनकी संख्या को काफी हद तक कम कर देना, कहां से, निर्जीव सतह से, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे डिसइंफेक्शन। ठीक है। अगर आप मोर रिफाइंड, अगर आप और ज्यादा इसमें डीप जाना चाहें तो इसकी जो डेफिनेशन जो बन जाएगी, सूक्ष्म जीवों को मोस्टली डिसइंफेक्शन जो है पैथोलॉजिकल जो होते हैं, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिसइंफेक्शन जो होता है वो मोस्टली क्या करता है, जो पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोलॉजिकल मतलब जो बीमारी करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म कर देगा ये। तो आपकी जो साइट है बिल्कुल सेफ हो जाएगी, कोई रिस्क नहीं रहेगा इन्फेक्शन का। तो डिसइंफेक्शन कहां से कम करता है, निर्जीव स्थल से करेगा दोस्तों। और दूसरा, सूक्ष्म जीवों की संख्या को न्यूनतम कर देगा। लेकिन इसमें आप याद रखें कि यहां पर जैसे स्पोर भी खत्म हो गए थे, बट डिसइंफेक्शन के अंदर दोस्तों स्पोर जो होंगे वो खत्म नहीं होते हैं, स्पोर है वो खत्म नहीं होते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। स्टरलाइजेशन के अंदर तो कंप्लीटली रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर दोनों खत्म हो गए थे। अब यहां पर दोस्तों डिसइंफेक्शन के अंदर मोस्टली खत्म हो जाएगी कौन, पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बीमारी करने वाले जो सूक्ष्म जीवी हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई स्पोर वहां पर है उनका तो वो खत्म नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि इनकी संख्या काफी कम हो जाएगी, बहुत बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के अंदर दोस्तों। इसी से सिमिलर एक टर्म और होती है जो होती है अपने पास में एंटीसेप्टिक। तो जो एंटीसेप्टिक जो होती है दोस्तों, आपको इसी से संबंधित टर्म होती है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तो दोस्तों एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक जो होते हैं दोस्तों एंटीसेप्टिक दोस्तों जो होते हैं वो काम करते हैं अपने एंटीसेप्टिक जो होंगे ये काम करते हैं, सॉरी एंटीसेप्टिक जो होंगे ये अपने काम करेंगे किसी सजीव सतह के ऊपर। डिसइंफेक्शन में आपने देखा था कि डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं, डिसइंफेक्टेंट जो होंगे वो कहां काम करेंगे, निर्जीव सतह पर, निर्जीव सतह पर, निर्जीव सतह पर। और जो एंटीसेप्टिक दोस्तों जो होते हैं वो काम करते हैं सजीव सतह पर, सजीव सतह पर। मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर मेजर डिफरेंस यही है कि डिसइंफेक्टेंट जो होंगे वो निर्जीव सतह पर कार्य करेंगे, जैसे दीवार पर काम कर सकते हैं वो, आंगने के अंदर काम कर सकते हैं, फ्लोर पर काम कर सकते हैं। और जो एंटीसेप्टिक होते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर, जैसे आपकी स्किन के ऊपर कोई घाव हो गया तो उस घाव को धोने में जो काम में लिया जाएगा वो एंटीसेप्टिक काम में लिया जाएगा, नहीं कि डिसइंफेक्टेंट काम में लिया जाएगा। तो आपकी सरफेस के बॉडी के ऊपर कोई घाव है या बॉडी की सतह को अगर आप साफ करना चाहते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना चाहते हो, तब टर्मिनोलॉजी जो काम में आएगी वो आएगी एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, सजीव सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का न्यूनतम स्तर, बिल्कुल कंप्लीट तो खत्म नहीं होंगे लेकिन उसका न्यूनतम स्तर बनाएंगे ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या को, उसकी जो ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको संदमित कर देते हैं ये, कहां पर, सजीव सतह पर। तो दोस्तों अपन ने स्टडी किया भी स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। स्टरलाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है। स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि कंप्लीट रूप से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उनके स्पोर हैं वो कंप्लीट रूप से किसी भी सतह से बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स या जो अपने अपनी जो सरफेस आती है उससे कंप्लीट रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करना, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट रूप से हटाना, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में मोस्टली आप याद रखिए कंप्लीट तरीके से हो जाएगा, साथ ही साथ में उसके स्पोर भी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। डिसइंफेक्टेंट जो टर्म है उसके अंदर भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी खत्म हो जाएंगे, उनका लेवल न्यूनतम स्तर पर आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होंगे कंप्लीट तरीके से। साथ ही साथ जो स्पोर होते हैं वो भी खत्म नहीं होते हैं डिसइंफेक्टेंट से। और डिसइंफेक्टेंट जो है वो मुख्यतः मुख्यतः निर्जीव सतह पर काम में आता है। और अपना एंटीसेप्टिक जो है वो दोस्तों सजीव सतह पर काम में आता है। आपकी बॉडी पर अगर कोई घाव है या स्किन पर कोई खरोच है, उसको साफ करने के लिए आप काम में लेते हैं एंटीसेप्टिक। तो जो एंटीसेप्टिक है दोस्तों, वो आपका काम में आएगा सजीव सतह पर। और ये भी पूरी तरह से क्या है कि उसको खत्म नहीं करता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, उसको काफी कम कर देगा। तो आपके बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा। तो दोस्तों ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन तीनों टर्म अलग अलग हैं, और तीनों का मीनिंग आपको बिल्कुल कंप्लीट पता होना चाहिए। दोस्तों फिर अपन चलते हैं कि निसंक्रमण करने की विधियां कौन सी हैं, क्या मेथड है निसंक्रमण करने की, कैसी कैसी जो मेथड्स हैं अपने पास में। तो अपने मोस्टली अपने सर्जरी के अंदर काम में क्या क्या लेते हैं, अपने सर्जिकल पैक होता है जिसके अंदर सीजर होती है, बीपी ब्लेड होती है, स्केलपल होती है, इसके साथ में टाँके लगाने वाले धागे होते हैं, निडल्स होती हैं, है एलिस टिश्यू फोर्सेप होती है, हीमोस्टेटिक फोर्सेप्स होती हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर सर्जिकल पैक के अंदर आती है। साथ ही साथ एक ड्रेप आता है, मतलब जो कपड़ा जो आपको बताया था कि जो ऑपरेशन वो दिखेगी उसके चारों ओर लगा देते हैं ताकि दूसरी सतह जो है वो टच में नहीं आए, उसको बोलते हैं ड्रेप। इसके अलावा जो डॉक्टर जो ऑपरेशन करेगा उसका जो गाउन पहनता है, जो जो कोट पहनता है, एक मतलब पूरा लंबा कपड़ा जो होता है जिसको अपन गाउन बोलते हैं, वो गाउन। इसके अलावा टोपी पहनता है वो, इसके अलावा मास्क पहनेगा वो सब। तो इसके अलावा आपके ऑपरेशन में कोई भी सिरिंज वगैरह या आईवी सेट वगैरह जो भी काम आ रहा है, तो उन चीजों को बिल्कुल निसंक्रमित होना बहुत जरूरी होता है। तो वो निसंक्रमण उन सभी चीजों का अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो वो सभी अपनी इस विधि के अंदर अलग अलग विधियां हैं। तो कैसे कैसे निसंक्रमण किया जाता है उनका, तो वो अपन अभी यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एक तरीका तो जो होता है दोस्तों वो होता है फिजिकल या फिर भौतिक भौतिक तरीका होता है, एक केमिकल तरीका होता है, एक यांत्रिक या मैकेनिकल तरीका होता है। दोस्तों भौतिक तरीका होता है, इसके अंदर मेनली आता है या तो टेम्परेचर के द्वारा या फिर विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा आता है, और एक ताप द्वारा आता है। ताप जो है हीट के द्वारा अपन किसी सरफेस को दो तरह से अपन खत्म कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट हीट के द्वारा, ड्राई हीट के द्वारा, और एक कर सकते हैं अपन मोइस्ट हीट के द्वारा। दोस्तों ये देखिए, भौतिक जो विधि है, भौतिक विधि जो है उसमें आता है, एक आता है आपका हीट। अब हीट जो होती है दोस्तों, हीट दो तरह की होती है, एक तो होती है ड्राई हीट और एक होती है मोइस्ट हीट। मोइस्ट हीट। अब जो ड्राई हीट जो होती है उसके अंदर अपने पास में दोस्तों आता है एक तो डायरेक्ट फ्लेम, मतलब सीधा आग में डाल दो, डायरेक्ट हीट। और एक आता है दोस्तों अपने पास में हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। ये आप जरूर याद रखें आप कि हीट जो होती है वो इसमें दो तरह की हीट होती है, एक तो ड्राई हीट होती है और एक मॉइस्ट हीट होती है। ड्राई हीट दो तरह की होती है, डायरेक्ट हीट होती है, एक तो डायरेक्ट फ्लेम, मतलब अपन आग के अंदर सीधा उसको सेक लें, किसी चीज को सेकेंगे तो उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएंगे। और एक होता है हॉट एयर ओवन, जिसके अंदर आप देखो जैसे अगर आपने जनरल भी अगर देखा होगा मार्केट में भी, तो हॉट एयर ओवन होता है जिसके अंदर जो पैटीज वगैरह होते हैं या जो भी फास्ट फूड होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं हो, उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पॉइलेज नहीं करें। तो वो हॉट एयर ओवन होता है। तो ये दोनों जो हैं वो ड्राई हीट के सोर्सेज हैं। फिर आता है एक मोइस्ट हीट आता है। मोइस्ट हीट के अंदर अपने पास में एक तो आता है अपना सीधा प्रेशर कुकर या पानी के अंदर बॉइलिंग इन वाटर, बॉइलिंग इन वाटर, पानी गर्म पानी के अंदर उबालना, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं अपन ऑटोक्लेव।
ऑटोक्लेव। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव। और एक होता है बॉइलिंग इन वाटर, सीधा बॉइलिंग इन वाटर। बॉइलिंग इन वाटर आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में हॉस्पिटल्स के अंदर जो अपने पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके अंदर अपने गर्म पानी रखते थे, गर्म पानी के अंदर जो भी आपकी इंजेक्शन लगाए एनिमल के, उसके बाद में इंजेक्शन लगाने के बाद में जो सिरिंज जो निडल जो है वो उस बॉइलिंग वाटर के अंदर उबलते हुए पानी के अंदर अपन डाल देते थे। फिर उससे क्या होता था कि वो निसंक्रमित हो जाते थे, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एनिमल की इंजेक्शन लगाए, एनिमल बीमार होगा तो बीमार एनिमल से फिर वो निडल के ऊपर आ जाता है इन्फेक्शन, फिर अपन किसी दूसरे एनिमल में लगाएंगे सीधा तो उसमें जा सकता है। तो उससे पहले अपन उसको क्या है कि बॉइलिंग वाटर के अंदर थोड़ी देर तक रख देते हैं, उसके कारण से उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये बॉइलिंग इन वाटर जो मेथड है। इसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट आता है अपना ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है ये एक स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट होता है और मोस्टली जो सर्जिकल जो पैक होता है वो सारा सर्जिकल पैक जो होता है अपने पास में, मोस्टली जो सारा के सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मोस्टली सर्जरी में काम आने वाले वो इस ऑटोक्लेव से ही निसंक्रमित किए जाते हैं। अपन दोबारा बैक चलते हैं, देखते हैं। तो ये फिजिकल मेथड में अपन बात कर रहे थे ताप की, और ताप के अंदर अपने देखा था एक तो डायरेक्ट फ्लेम, ये है ड्राई हीट के सोर्सेज, और ये है अपने मॉइस्ट हीट। फिर दोस्तों ये आता है अपना दूसरा तरीका जो आता है निसंक्रमित करने का, वो है विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा। रेडिएशन द्वारा रेडिएशन द्वारा रेडिएशन के अंदर अपने पास में आती है अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो मोस्टली आप देखेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है काफी ज्यादा काम में ली जाती है। जो ऑपरेशन थिएटर होता है अपने ह्यूमन के अंदर भी ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन जो थिएटर होता है, ऑपरेशन करने का जो कमरा होता है, के अलावा एनिमल्स के लिए भी जो डॉग कैट इनका जो कमरा होता है जहां पर ऑपरेशन किया जाता है, उस कमरे को बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर। तो उस ऑपरेशन थिएटर को इस अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है, ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर अल्ट्रा वायलेट रेस द्वारा निसंक्रमित किया जाता है। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसको किस रेडिएशन द्वारा निसंक्रमित किया जाता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज। एक्स रेज और गामा रेज दोस्तों क्या है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन होती है, इनको बहुत ही कम काम में लिया जाता है। गामा रेज जो होते हैं अपने जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं, फूड आइटम जो आते हैं, या जो मीट वगैरह जो होता है जिसको काफी लंबे टाइम तक स्टोर करना पड़ता है, उस मीट को अपन लंबे समय तक स्टोर करने के लिए अपन वहां पर गामा रेज या फिर एक्स रेज का अपन काम में लेते हैं वहां पर। तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक होते हैं एक्स रेज, गामा रेज, क्योंकि काफी ज्यादा रेडिएशन निकलता है इससे, और आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो आपके अंदर काफी ज्यादा हार्म करती है, आपके कैंसर कर सकती हैं, तो इसका यूज जो है कम से कम किया जाता है। जबकि अल्ट्रावायलेट रेज है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं होता है, तो ये काफी ज्यादा काम में ली जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर को निसंक्रमित करने के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी लिए जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। फिर दोस्तों अपने लेते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव, तो ये ऑटोक्लेव देखिए ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक प्रेशर कुकर का जो सिद्धांत होता है, अपने प्रेशर कुकर का जो सिद्धांत होता है वो इसमें काम में आता है। इसके अंदर नीचे क्या है कि इसमें पानी डाला जाता है, यहाँ तक इसमें पानी होता है, यहाँ पर पानी रहता है, और यहाँ पर साइड से रोड होती है। इन रोड से क्या है कि पानी काफी ज्यादा बॉयल हो जाता है। पानी बॉयल होगा तो इसमें क्या बनेगी, भाप बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, भाप बनेगी। अब ये भाप जो है ये ऊपर वाला जो चैम्बर है, इस ऊपर वाले चैम्बर के अंदर भाप जाएगी, और आपको पता है कि डायरेक्ट हीट से ज्यादा खतरनाक क्या होती है, भाप। तो भाप ज्यादा मतलब पोटेंट होती है, भाप का इफेक्ट जो है सीधे डायरेक्ट फ्लेम से ज्यादा इफेक्ट होता है भाप का। तो ये ऊपर वाला जो चैम्बर होता है इसके अंदर क्या है कि भाप जाएगी,
और इस ऊपर वाले चैम्बर के अंदर ही अपन जो है अपना सर्जिकल पैक जो होता है, सर्जिकल पैक, वो अपन रखते हैं यहाँ पर। तो ये सर्जिकल पैक जो होता है ये इस भाप के से ही स्टरलाइजेशन, भाप से, भाप निकलती है इसमें से, डायरेक्ट पानी नहीं लगेगा इसके ऊपर, ऊपर के चैम्बर में पानी नहीं जाएगा, केवल केवल क्या जाएगी, भाप जाएगी, और इस भाप से ही ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, निसंक्रमित होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें कितना टेम्परेचर बनता है, कितना टाइम तक अपन इसको स्टरलाइज करने के लिए अपने सर्जिकल पैक को रखना पड़ेगा इसके अंदर, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है दोस्तों 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और दाब जो होता है वो 15 पाउंड प्रेशर होता है दोस्तों, और केवल 15 मिनट के लिए सफिशियंट है। अगर आप इसमें 15 मिनट तक अपने ड्रेप इसको रख दें, सर्जिकल पैक को इसको 15 मिनट तक अगर आप रख दें तो ये आपका सर्जिकल पैक बिल्कुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल निसंक्रमित हो जाता है। और सर्जिकल पैक को रखने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, इसके सर्जिकल पैक के अंदर सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो हॉक जो होते हैं वो बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए। जैसे बिल्कुल बंद रहेगा ना, तो बंद रहेगा तो वहां तक हीट जो है वो भाप जो पहुंच नहीं पाएगी, तो उसके जो हुक जो है वो सारे के सारे खुले रहने चाहिए। जैसे कैंची है तो कैंची ऐसे बंद नहीं रहनी चाहिए, कैंची ऐसे खुली रहनी चाहिए, बंद नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह से आपकी फोर्सेप्स जो है वो भी बंद नहीं रहनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए। खुली रहेगी तो मतलब पूरी तरह से हर एक सरफेस के ऊपर हीट जो है या जो भाप है वो वहां तक पहुंच पाएगी। अगर बंद रहेगी ना तो फिर वो भाप अंदर नहीं पहुंच पाएगी, तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो छुप जाएंगे, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से निसंक्रमित नहीं हो पाएगा। इसलिए हुक जो है या जो उनके लोग जो हैं वो बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए। तो ये ऑटोक्लेविंग के अंदर आपको टेम्परेचर, दाब और टाइम, ये तीनों आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और ये किस सिद्धांत पर, उच्च दाब वाष्प सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्च दाब बनेगा और ताप बनेगा। तो उच्च दाब के ऊपर ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्रेशर कुकर के अंदर जैसे भाप का जो दबाव बनता है, कितना तेज दबाव होता है आपने देखा, उसी कंसेप्ट के ऊपर ये काम करता है ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव से जो है दोस्तों, ऑटोक्लेव जो होता है, ऑटोक्लेव से अपन मेनली किस किस चीज को अपन निसंक्रमित करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपन सर्जिकल पैक जो होता है, सर्जिकल पैक जो होता है दोस्तों, इसको अपन निसंक्रमित करते हैं इससे, सर्जिकल पैक। इसके अलावा जो ड्रेप आता है अपना, जो कपड़ा जो ढकते हैं अपन, जो कपड़ा जो होता है जिससे अपन एनिमल को ढकते हैं, वो ड्रेप जो होता है, वो कपड़ा जो होता है, इसको भी इसी से अपन कर सकते हैं। बैंडेज जो आते हैं, अगर कोई बैंडेज आपको स्टरलाइज करनी है तो बैंडेज को आप इससे स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा धागे, जो सूचर मेटेरियल होते हैं, धागे जो कि कॉटन और सिल्क वाले होते हैं, केवल उन्हीं को करते हैं, कॉटन और सिल्क के धागे। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो कैटगट जो होती है, कैटगट जो होती है, उस कैटगट को अपन इससे स्टरलाइज नहीं करते हैं। कैटगट जो प्रोटीन की बनी होती है, तो वो भेड़ की सभी म्यूकस से बनी होती है, प्रोटीन का उसमें कोटिंग होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है, तो उसको अपन उससे स्टरलाइज नहीं करते हैं। ये बिल्कुल याद रखें कि सूचर मेटेरियल को करते हैं। सूचर मेटेरियल केवल बना होता है धाग, कॉटन और सिल्क वाला जो सूचर मेटेरियल जो बना होता है, उसी को अपन इससे ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर सकते हैं। बाकी कैटगट को नहीं करेंगे, ध्यान रखें, कैटगट को नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आपका मार्क भी कर देता हूँ। कैटगट जो होती है दोस्तों, इसको आप स्टरलाइज करने का जो तरीका है वो ऑटोक्लेव कभी नहीं है। कैटगट को आप कभी भी ऑटोक्लेव में नहीं रखें। तो अपने आ गए सर्जिकल पैक, आ गया ड्रेप, आ गई बैंडेज, आ गई ये धागे आ गए। इसके साथ ही साथ ड्रेप के साथ जो गाउन, जो डॉक्टर का जो एप्रोन है, एप्रोन होता है या जो गाउन पहना रहता है डॉक्टर, डॉक्टर जो टोपी पहना रहता है, इसके अलावा जो ग्लव्स पहना रहता है, वो सारे के सारे जो है गाउन, ये सारे जो हैं वो ऑटोक्लेव मेथड से अपन स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें अपन इससे स्टरलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखें, सर्जिकल पैक, ड्रेप, बैंडेज और ये धागे, ठीक है। और कैटगट कभी भी अपन काम में, इसमें कैटगट जो है वो इसमें कभी भी नहीं रखेंगे अपन। कैटगट क्या है कि बिल्कुल डैमेज हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से, तो काम में नहीं आ पाएगी।
तो ये चीजें जो है ये ऑटोक्लेव से अपन स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर दोस्तों अपने पास में आता है हॉट एयर ओवन। ये हॉट एयर ओवन जो है ये किसका सोर्स है, आपको बताया डायरेक्ट हीट का, ड्राई हीट का। इसमें क्या निकलती है, ड्राई हीट, सूखा, ऐसे कोई भाप वगैरह नहीं निकलती इसके अंदर, ये डायरेक्ट हीट निकलती है, केवल गर्माश मिलता है इसके अंदर। आप देखिए जो आप मार्केट में अगर आप खाते होंगे काफी चीजें, पैटीज वगैरह, समोसे वगैरह, तो अच्छी दुकानों के ऊपर इसके अंदर स्टोर रहते हैं वो, तो ये इसके अंदर हीट रहती है, गर्माश रहता है इसमें, ऑलवेज आपको गर्म मिलेगा उसके अंदर, गरम गरम पैटीज मिलेगी आपको खाने के लिए। तो ये ऐसा ही हॉट एयर ओवन है ये। तो इसके अंदर क्या है कि ये ड्राई हीट कंसेप्ट पर काम करता है, ड्राई हीट के ऊपर। तो डायरेक्ट हीट जो आएगी उससे ये स्टरलाइज हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब इससे कौन कौन सी चीजें जो है वो आप स्टरलाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे अपन क्या करेंगे, कांच के जो उपकरण जो बने होते हैं, पेट्री डिश बनी होती है, टेस्ट ट्यूब बनी होती है, बीकर जो होता है, वो सारी चीजें जो है वो इस हॉट एयर ओवन के अंदर आप डाल सकते हैं और इससे स्टरलाइज होगा। इसके अलावा जो आपको कोई तेल ऑयल वगैरह, अगर आपको कोई पैराफिन अगर आपको काम में लेना है, तो पैराफिन अगर मार्केट में उपलब्ध होगा तो उसमें तो इन्फेक्शन रहता है, बट आपको स्टरलाइज करना है, उसको बिल्कुल क्लीन करना है, तो आप पैराफिन है या कोई भी ऑयल वगैरह है या कोई पाउडर वगैरह है, उसको आप इसमें रखेंगे। अगर आप कोई पाउडर है अगर आपके पास में, अगर आपने उसको ऑटोक्लेव में रख दिया, तो ऑटोक्लेव में तो क्या होगा, मोस्ट हीट निकलेगी, भाप निकलती, तो भाप से क्या होगा, बिल्कुल सीमा हो जाएगा। तो उस पाउडर को अपन उसमें नहीं डाल सकते, किसमें, ऑटोक्लेव में। तो कोई भी पाउडर है या जो कांच के उपकरण है, उन सबको आप स्टरलाइज किससे करेंगे, हॉट एयर ओवन से। दोस्तों ये जरूर आप याद रखेंगे, कोई भी पेट्री डिश, बीकर, ये सारे क्या है, कांच के बने उपकरण ही हैं ये सभी, पाउडर है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये हॉट एयर ओवन से अपन स्टरलाइज कर सकते हैं। और इसमें हॉट एयर ओवन के अंदर एक टेम्परेचर और टाइम का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो कम टाइम में अपने को ज्यादा टाइम लगेगा उसको स्टरलाइज होने में। तो ये टेम्परेचर और टाइम का कॉम्बिनेशन है, वो आपको याद रखना है कि अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपन टेम्परेचर इसमें रखेंगे, तो आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा उसको बिल्कुल स्टरलाइज होने के अंदर, 1 घंटा लगेगा इसमें। फिर अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, तो देखिए कि आप यहाँ पर जो है टेम्परेचर अगर आपने ये बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टाइम आपका जो है वो कम हो गया दोस्तों। फिर आपने टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया, 180 डिग्री कर दिया, तो केवल आपको 10 मिनट की आवश्यकता है। और यदि आप टेम्परेचर कम कर देते हो, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो, तो यहाँ पर आपको 6 से 8 घंटे लग जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए कि टेम्परेचर अगर आप कम करते हो तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे तो आपको टाइम जो है वो कम लगेगा। तो टेम्परेचर और टाइम का कॉम्बिनेशन इसमें सेट रखना पड़ता है। तो ये है आपका हॉट एयर ओवन। फिर रेडिएशन, रेडिएशन आपको बताई, दो तरह की रेडिएशन आपको बताई है, एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग के अंदर आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट रेज, ये आपको बताया कि ऑपरेशन थिएटर जो है, पहले अभी आपको स्टार्ट में बताया कि ऑपरेशन जो थिएटर होता है, ऑपरेशन का जो कमरा होता है, जिस कमरे में आप ऑपरेशन करते हैं, तो वो ऑपरेशन थिएटर जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए अपन अल्ट्रावायलेट रेज का काम लेते हैं। फिर आती है एक्स रेज और गामा रेज, ये होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो काफी हार्मफुल होती है। आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग होती है, काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उनको स्टरलाइज करने में इनका काम में लिया जाता है। अब कौन कौन से अपने इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस मेथड से स्टरलाइज किए जाते हैं, तो दोस्तों जो डिस्पोजेबल सिरिंज आती है, कैथेटर आता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, आईवी सेट, ये सारे के सारे उपकरण जो हैं वो इस रेडिएशन के द्वारा स्टरलाइज किए जाएंगे दोस्तों। डिस्पोजेबल सिरिंज आप जानते ही हो, सिरिंज जो आती है अपने यूज एंड थ्रू वाली जो सिरिंज आती है, इसके अलावा जो आईवी सेट अपन लगाते हैं, कैनुला जो लगाते हैं, वो भी इसी मेथड से स्टरलाइज किया जाएगा। कैथेटर जो होता है वो इसी मेथड से। एंडोट्रेकियल ट्यूब आप जानते होंगे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब आपको पहले बताया था, एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है वो इस तरह की संरचना होती है, ये
ये एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, इस तरह की संरचना आती है। एंडोट्रेकियल मतलब कहाँ डाली जाती है? ट्रेकिया के अंदर डाली जाती है। क्यों डाली जाती है ट्रेकिया के अंदर? कि जब जनरल एनेस्थेशिया जब काम में लिया जाता है, आपको आगे बताएंगे कि जनरल एनेस्थेशिया जब काम में लिया जाएगा, जनरल एनेस्थेशिया के अंदर पूरा का पूरा जानवर जो है बिल्कुल बेहोश हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट रूप से सो जाएगा, सेडेट हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर एनिमल अगर रिगर्जिटेट करे, एनिमल क्या होता है कि मतलब उल्टी कर सकता है या उसके मुंह से सैलाइवा निकल सकता है। अगर वो सैलाइवा जो है वो उसके ट्रेकिया के अंदर अगर चला गया गलती से, तो ड्रेंचिंग निमोनिया होकर के उसकी डेथ हो सकती है। तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होता है वो भी जो भी रिगर्जिटेट करता है एनिमल या सैलाइवेशन करता है, उसको ट्रेकिया के अंदर नहीं जाने देती। दूसरी ये है कि जो श्वास जो आता है एनिमल का, उसको बिल्कुल मेंटेन रखती है। मतलब जो ट्रेकिया के थ्रू ही श्वास अंदर जाता है, जो ट्रेकिया जो है अपनी उसको बिल्कुल ओपन करके रखता है, ट्रेकिया को बिल्कुल पिचकने नहीं देता है। तो ट्रेकिया को जो पैसेज जो है, ट्रेकिया का जो रास्ता है, उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाए रखता है। और दूसरा आपको बताया कि ड्रेंचिंग निमोनिया से बचाता है। तो ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब, और ये मोस्टली अपन डालते हैं कब? जब जनरल एनेस्थेसिया होता है एनिमल के, तब अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब को काम में लेते हैं। तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब, कैथेटर, डिस्पोजेबल सिरिंज, आईवी सेट आप जानते ही हो। इन सब चीजों को अपन स्टरलाइज करते हैं किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा दोस्तों। फिर तीसरी जो मेथड आती है वो है दोस्तों केमिकल मेथड, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये नाम आप जरूर याद रखें कि इसको बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। इसमें कोई भी मतलब किसी तरह से कोई गर्माश नहीं होती है इसमें। जगह रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन के कारण से भी हीट उत्पन्न होती है, तो उसको भी अपने कोल्ड नहीं बोला। और अब पहला जो अपने पॉइंट ताप द्वारा, तो ताप के अंदर तो ताप वैसे ही होता है, तो वैसे ही गर्म करता है। और केमिकल जो होता है इसके अंदर किसी तरह की कोई गर्माश नहीं होती, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। तो कोल्ड स्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोल्ड स्टरलाइजेशन कौन सी मेथड है? तो वो आती है रसायन केमिकल मेथड जो होती है, उसी को बोलते हैं अपन कोल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक है, दो मेथड और पढ़ी है आपने, हीट के द्वारा और पढ़ी है ना रेडिएशन के द्वारा। तो दोनों के अंदर की गर्माश पैदा होती है, रेडिएशन से भी गर्माश पैदा होती है। आप लाइट के पास में बैठोगे तो आपको गर्माश दिखेगी क्योंकि रेडिएशन निकलती है। तो उस दोनों के कारण से क्या है कि जो सरफेस है वो थोड़ी सी गर्म रहेगी। लेकिन जो केमिकल जो मेथड है, इसके अंदर कोई भी जहां पर आप अप्लाई करोगे वहां कोई गर्माश पैदा नहीं होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन कोल्ड स्टरलाइजेशन। इसमें विभिन्न तरह के केमिकल्स काम में लिए जाते हैं। तो जो केमिकल्स हैं दोस्तों, ये एब्सोल्यूट एथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल एब्सोल्यूट होता है कि मतलब 100% इसके अंदर कंसंट्रेशन रहेगी केमिकल की, 100% कंसंट्रेशन रहती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। बाकी 70% एल्कोहल, 90% एल्कोहल, ये भी काम में लिए जाते हैं। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन है, और इसमें 100% कंसंट्रेशन रहती है, उसको बोलते हैं आप एब्सोल्यूट। कहीं पर भी अगर आपको टर्म मिलती है तो एब्सोल्यूट एथिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये काम में लिया जाता है। 1% सिट्रामाइड काम में लिया जाता है। 2% ग्लूटर एल्डिहाइड, इसके अलावा 1 या 2% फॉर्मल्डिहाइड जो है वो काम में लिया जाता है। और इसके साथ ही सेवलोन और एथिल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन 1:30 के अंदर ये काम में लिया जाता है। 1:30 के अंदर 1% उसमें सेवलोन रहेगा, 30 पार्ट रहेगा 70% एथिल अल्कोहल। तो इनको कॉम्बिनेशन में काम में लिया जाता है। तो ये विभिन्न तरह के केमिकल्स हैं जो कि स्टरलाइजेशन के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों केमिकल्स के द्वारा कौन कौन सी जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो स्केलेबल ब्लेड जो आती है, अपन जिससे चीरा लगाते हैं, तो उस ब्लेड को अपन स्टरलाइज करते हैं। तो वो ब्लेड जो होती है वो रसायन द्वारा स्टरलाइज की जाती है, न कि उसको सर्जिकल पैक में डाल करके ऑटोक्लेव में डालें। वो ऑटोक्लेव में नहीं डाली जाती क्योंकि वहां मोस्ट हीट निकलती है, और उससे उसके ऊपर क्या है कि मतलब जो जंग लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्केलेबल जो ब्लेड होती है, बीपी ब्लेड जो होती है, उसको केमिकल द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। इसको 5 स्टार मार्क करके रखें आप, कि जो स्केलेबल जो ब्लेड होती है उसको किस विधि द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। तो दोस्तों स्केलेबल ब्लेड को केमिकल मेथड द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। अभी आपको जब मैंने ऑटोक्लेविंग का पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि
और जो सिल्क के धागे जो कि बाहर लगते हैं, कॉटन और सिल्क के जो धागे होते हैं उनको सर्जिकल पैक के अंदर डाल करके आप स्टरलाइज कर सकते हो। सर्जिकल पैक को किस में डालते हैं अपन? ऑटोक्लेव के अंदर। तब मैंने वहां पर आपको सीधा सीधा बताया था कि कैटगट को कभी भी, कैटगट क्या है? एक एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है जो कि भेड़ की आंत से प्राप्त होती है। तो एक प्रोटीन से बना हुआ धागा होता है और प्रोटीन से बना हुआ धागा को अगर आप ऑटोक्लेव में डालेंगे तो दोस्तों वो उसके भाप निकल करके वो जो प्रोटीन है वो बिल्कुल गल जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो कैटगट को कभी भी आप ऑटोक्लेव के अंदर स्टरलाइज नहीं करेंगे। तो जो ऑटोक्लेव के अंदर नहीं करेंगे तो फिर करेंगे कहां पर? तो ये जो सूचर मटेरियल है, कैटगट है, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल या जो कैटगट जो होती है दोस्तों, उसको अपन इस एथिलीन ऑक्साइड, ये केमिकल है, गैसियस केमिकल है एथिलीन ऑक्साइड, या फिर विकिरण विधि द्वारा, इन दो मेथड द्वारा अपन इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। मोस्टली आप ये ध्यान रखें कि उसको एथिलीन ऑक्साइड जो गैस होती है इससे आप स्टरलाइज करते हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब कभी कैटगट को अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर जो स्प्रिट जरूर आएगा। कैटगट का जो पाउच जो होता है उसके अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर ऑटोमेटेड केमिकल वहां पर आता है। तो केमिकल मेथड या फिर एथिलीन ऑक्साइड गैस के द्वारा आप उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। किसको? एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल को। एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल को आप केमिकल मेथड या फिर विकिरण विधि द्वारा, दोनों द्वारा ही आप उसको बिल्कुल स्टरलाइज कर सकते हो। फिर दोस्तों सेप्सिस ये एक जनरल टर्म है जो आपको मैंने पहले ही बता दी कि सेप्सिस का मतलब, एसेप्सिस का मतलब जब होता है निसंक्रमण या संक्रमण विहीन, तो सेप्सिस का मतलब होगा कि संक्रमण होगा वहां पर। तो संक्रमण युक्त जो कंडीशन है या संक्रमण वाली जो कंडीशन है उसको बोलेंगे अपन सेप्सिस। और सेप्सिस को करना है एसेप्सिस, मतलब संक्रमण को कम करना है। तो एसेप्सिस हो गई संक्रमण विहीन कंडीशन, संक्रमण रहित, संक्रमण रहित जो कंडीशन होगी उसको क्या बोलेंगे? एसेप्सिस। तो अपने को हर जगह के एसेप्सिस मेंटेन रखना पड़ेगा। एसेप्सिस मेंटेन करने के लिए आपको पता है एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक मैंने आपको पहले बताया कि सजीव सतह के ऊपर, सजीव सतह के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को संदमित करने के लिए जो केमिकल काम में लिए जाते हैं दोस्तों, सजीव सतह याद रखेंगे आप, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको संदमित करने, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कभी नहीं करता ये, लेकिन उसकी ग्रोथ को इस लेवल तक कम कर देता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को इस लेवल तक कम कर देता है कि वहां पर आपका कोई डेलेटोरियस इफेक्ट जो है, कोई भी साइड इफेक्ट या बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो नहीं आ पाता उनकी हल्की फुल्की ग्रोथ का। तो उसको सेफ लेवल तक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को कम कर देता है सेफ लेवल तक। तो उस ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मोस्टली आप फील्ड में भी आप काम में लेते हैं। पोविडीन आयोडीन जो होती है इसको आप काम में लेते हैं, सेवलोन को, डिटोल को, टिंचर आयोडीन को, हिबिस्क्रब को, इन सब को आप काम में लेते हैं। तो ये केमिकल्स हैं जिनको आप एंटीसेप्टिक के तौर पर आप काम में ले सकते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पर काम में ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपकी पीपी सॉल्यूशन होता है, लाइट पीपी सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है, लाल दवा जिसको बोलते हैं, लाल दवा को भी आप काम में ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं, एंटीसेप्टिक के उदाहरण हैं। तो दोस्तों तीसरा जो तरीका जो अपना आता है स्टरलाइजेशन करने का, तो तीसरी जो विधि आती है वो है अपनी यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड। तो यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड जो होती है इसके अंदर मेम्ब्रेनस फिल्टर काम में लिए जाते हैं दोस्तों, मेम्ब्रेनस फिल्टर। तो ये मेम्ब्रेनस फिल्टर जो है ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस फिल्टर जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस फिल्टर, मेम्ब्रेनस फिल्टर जो है ये क्या होते हैं? मतलब एक चलनी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। चाय छानते हैं या कोई भी अगर उसको अपन छान देते हैं, पानी को भी पहले छानते थे, नहीं आता था, तो वो फिल्टर है, मतलब एक चलनी टाइप का काम करते हैं। तो ये मेम्ब्रेनस फिल्टर, अब वो चलनी की साइज जो है, चलनी के जो पोर है वो कितने बड़े साइज के हैं, छोटे साइज के, उस हिसाब से जो फिल्टर जो होते हैं ये मेम्ब्रेन फिल्टर हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है माइक्रो फिल्टर और एक होता है नैनो फिल्टर। माइक्रो फिल्टर और एक होता है नैनो फिल्टर। नैनो मतलब छोटा, और भी छोटा, नैनो मतलब नाना, मतलब बहुत छोटा। तो नैनो फिल्टर होता है एक, और एक होता है माइक्रो फिल्टर। इसकी साइज, इसके पोर की जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, इसकी थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इस हिसाब से दो तरह के माइक्रो फिल्टर आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह का काम करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर?
चलनी की तरह का काम करते हैं, छानने का काम करते हैं ये एक तरह से। जैसे आपने देखा होगा कि पानी को अपन कैंट आरओ के अंदर जो पानी लेते हैं अपन, तो उसके अंदर काफी माइक्रो फिल्टर ही लगा होता है, ये मेम्ब्रेन फिल्टर ही लगा होता है, जो उसमें से छोटे जो माइनर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अलग करता है, मतलब फिल्टर कर देता है, छान के अलग करता है। तो वो कंसेप्ट ही वहां पर, वहीं से ये कंसेप्ट जो है ये लिया गया स्टरलाइजेशन का। तो इसमें काम में लिया जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर, जो कि चलनी की तरह का कार्य करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छान करके अलग कर देते हैं। तो अपन किस चीज को अपन इस मेथड से अपन स्टरलाइज करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स या ऐसी जो औषधियां जिनको अगर आप गर्म करो या फिर बॉयल करो तो उसके कारण से वो खराब हो जाती है, उनकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। कईयों को जैसे गर्म करोगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी, या कईयों को गर्म करोगे तो बिल्कुल पिघल जाएंगी या उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो उन वो जो मेथड है वो फिर ओके नहीं है उसके लिए। तो ऐसी औषधियां या ऐसे केमिकल जिनको गर्म या काफी ज्यादा ठंडा करो तो उसके कारण से वो डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो ऐसे केमिकल्स या औषधियों को स्टरलाइज करने के लिए ये मेम्ब्रेनस फिल्टर वाली जो मेथड है ये काम में ली जाती हैं दोस्तों। तो ये है आपका यांत्रिक और मैकेनिकल मेथड। तो दोस्तों अभी आपने इस आज के चैप्टर में आपने स्टडी किया स्टरलाइजेशन के विभिन्न तरीके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करने के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के तरीके आपने देखे, विभिन्न तरह की डेफिनेशन देखी, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के अंदर आपने डिफरेंस देखा, सेप्सिस क्या होता है, एसेप्सिस क्या होता है ये आपने देखा, और विभिन्न तरह की मेथड आपने देखी। 3 मेथड आपने स्टरलाइजेशन की देखी। एक तो देखिए आपने भौतिक विधि, जिसके अंदर आपने देखा डायरेक्ट ड्राई हीट और मोइस्ट हीट। ड्राई हीट के अंदर आपने देखा डायरेक्ट फ्लेम और हॉट एयर ओवन, और मोइस्ट हीट के अंदर आपने देखा ऑटोक्लेव और बॉइलिंग वाटर आपने देखा। फिर आपने आपकी जो मेथड आई वो आई आपकी रेडिएशन, और रेडिएशन के अंदर आपने अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, और इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सी रही है, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को अपन काम में लेते हैं कब, मोस्टली अपन काम में लेते हैं ऑपरेशन थिएटर को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा रेडिएशन को काम में और कहाँ लेते हैं, जैसे आईवी सेट जो होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, कैथेटर होता है, इन सब को स्टरलाइज करने के लिए आपने देखा रेडिएशन का आपने यूज देखा। फिर आपने दूसरा देखा केमिकल मेथड द्वारा, केमिकल विधि को अपन बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन, ठंडा तरीका स्टरलाइजेशन का, जिसमें कभी तरह के केमिकल्स आपने देखे। 70% एथिल एल्कोहल आपने देखा, 90% एथिल एल्कोहल देखा आपने, एब्सोल्यूट एथिल एल्कोहल देखा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल आपने देखा, फॉर्म एल्डिहाइड आपने देखा, ग्लूटर एल्डिहाइड आपने देखा। काफी इतने सारे केमिकल्स जो हैं, सेवलोन आपने देखा। तो ये सारे केमिकल्स जो हैं वो स्टरलाइज करने के काम में आते हैं। और केमिकल विधि के अंदर आपको कम से कम उसमें दो से लेकर के 3 घंटे तक आपको अपने इंस्ट्रूमेंट या जिसको भी आपको स्टरलाइज करना है उसको 2 से 3 घंटे तक कम से कम आपको उस केमिकल्स के अंदर डुबो के रखना पड़ेगा। सभी केमिकल्स की अलग अलग क्षमता होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने की, उनकी पोटेंसी अलग अलग होती है। उसी पोटेंसी के अनुसार उसका टाइम डिसाइड रहता है कि भाई ये आधा घंटे में स्टरलाइज हो जाएगा, 1 घंटे में होगा, ये 2 घंटे में होगा, या फिर 4 घंटे में होगा। तो सभी केमिकल्स की अलग अलग पोटेंसी है, उस आधार पर उनका टाइम जो है वो भी डिसाइड रहेगा। तो ये है आपकी केमिकल मेथड। फिर आपने देखा यांत्रिक मेथड। तो यांत्रिक मेथड के अंदर आपके जो मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो काम में लिए जाते हैं, जो कि एक चलनी की तरह कार्य करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छान करके अलग कर देते हैं। ये मेम्ब्रेन फिल्टर 2 तरह के होते हैं, माइक्रो फिल्टर और नैनो फिल्टर, जो कि चलने की जो साइज होती है, फिल्टर की जो साइज होती है उस साइज के अनुसार ये डिवाइड है, माइक्रो फिल्टर और नैनो फिल्टर। तो दोस्तों ये आज आपने पूरा डिटेल से स्टडी किया स्टरलाइजेशन के विभिन्न तरीकों को। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखते हैं एनेस्थीसिया, और पूरा विस्तार से अपन चर्चा करेंगे उसके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।